ओके ठीक है This मैम। call is now being recorded. ओके नेहा मैम, एक बार थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है तो आप खुद ही अपने एंड से उनको एडमिट कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज मैं अभी नोट पैड पर हूँ। तो आर्टिकल 153 हमारा बताता है कि हर स्टेट में गवर्नर होगा, और पर ये आर्टिकल 153 ये भी पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक ही पर्सन को एक से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर अपॉइंट कर सकती है। इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। ये पार्ट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आर्टिकल 154 सेकेंड आर्टिकल है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का, आर्टिकल 154 ये बताता है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट मतलब कि स्टेट कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकता है। देखिए, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के तीन जो है अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब कि लॉ बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि आपको जो है जो सरकार के डेली कामकाज करने का जो काम, उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और इम्प्लीमेंट। जुडिशरी आपको पता है, जुडिशरी ऑलरेडी मींस न्याय प्रणाली, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो क्या है स्टेट का? देयर शेल, तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसके पावर है? पावर जो है एग्जीक्यूटिव की स्टेट की किसके पास है? गवर्नर के पास है। तो आर्टिकल 154 का फर्स्ट जो क्लॉज है वो बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर, मतलब कि गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी स्टेट की। स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के पास होगी। ये आपका जो है फर्स्ट वो बोलता है, ठीक है। फिर एंड इट शैल बी एक्सरसाइज्ड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जो है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मतलब कि वो गवर्नमेंट को रन करेगा अपनी मर्जी के हिसाब से। पर इंडिया में वो व्यवस्था नहीं है। इंडिया में गवर्नर एंड प्रेसिडेंट फिगर हेड होते हैं, तो जो काम होगा वो गवर्नर के नाम पर होगा, बट ही शैल एक्सरसाइज दिस पावर आइदर डायरेक्टली, या तो वो खुद जो है इस पावर को एक्सरसाइज करेगा, खुद जो है निष्पादित करेगा काम को, या फिर अपने ऑफिसर से कराएगा। और ये कौन ऑफिसर्स होते हैं सबऑर्डिनेट, कोई बताएगा क्लास में? सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू करवाएगा। तो ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन हुए? मैम गवर्नर का पद कहाँ से लिया गया? मतलब गवर्नर का पद भारतीय संविधान में ये कहाँ से लिया, कौन सा ऑप्शन? ये चीज हम आएंगे दोबारा, ये जब आप पढ़ेंगे शुरू में। आज मैं सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बता रही हूँ, और जब हम फीचर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ से आई हैं, तब मैं पूरी एक टेबल दे दूंगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू दैट पार्ट, आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर में क्या क्या है। कभी कभी आपका सीधा आर्टिकल्स पूछता है, तो मैं वो पार्ट आज पढ़ा रही हूँ। बाद में हम टेबल देंगे कि कौन सी चीज कहाँ से आई है, प्रेसिडेंट कहाँ से आया है, गवर्नर कहाँ से आया है, इनकी पावर्स कहाँ से आई हैं, कौन सी चीज हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आयरिश से क्या लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, वो एक साथ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 153 ने बताया कि हर स्टेट में गवर्नर होगा। आर्टिकल 154 कहता है कि गवर्नर जो है जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के हाथ में होगी, और गवर्नर या तो उसको डायरेक्टली एक्सरसाइज करेगा, या फिर ऑफिसर सबऑर्डिनेट। जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का मतलब है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो जो है गवर्नर के अंडर में काम करते हैं। आपने स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेचर में पढ़ा होगा, या फिर आपने जब भी आपने तैयारी पॉलिटी की शुरू की होगी तो आपको ये चीज पता होगी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका एग्जीक्यूटिव हेड जो है स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, और सेंटर में जो है एग्जीक्यूटिव का जो मेन पावर सेंटर है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो जो ये जो ऑफिसर सबऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो बात यहाँ पे जो बोली गई है आर्टिकल में, इट मींस चीफ मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है किसके नाम पर होती है? गवर्नर के नाम पर होगी, बट वो वेस्ट कौन करेगा उस पावर को? कौन जो किसके थ्रू जो है ये काम करवाएगा? गवर्नर सीएम के थ्रू और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू काम कराता है। फिर सेकंड जो आपका क्लॉज है वो बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल
be deemed to transfer to governor any powers or any function conferred by any existing law or any authority. तो इसका मतलब ये नहीं है, इस जो हमने फर्स्ट क्लॉज देखा उसमें हमने बोला कि गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव पावर को, गवर्नर के नाम पर जो है एग्जीक्यूटिव डिसीजंस एक स्टेट में लिए जाएंगे। सिंपल शब्दों में अगर हम आर्टिकल 154 क्लॉज 1 को समझें तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर के नाम पर स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन हैं वो किए जाएंगे और गवर्नर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स से वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन का काम करवाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने गवर्नर पे कोई पावर ट्रांसफर की है, किसी और अथॉरिटी में अगर कोई किसी और लॉ में कोई और पावर है तो वो गवर्नर के हाथ में हमने ट्रांसफर नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोबेशन ऑफिसर हूँ तो हमको जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत एक पावर दी गई है कि हम कोई भी व्यक्ति का पैरोल है या फिर प्री सेंटेंस रिपोर्ट है वो हमको बनानी है। तो हमारी पावर ये एग्जीक्यूटिव पावर है, ये जो हम काम करते हैं एग्जीक्यूटिव काम है, ये काम गवर्नर को ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो कोई भी अगर एग्जिस्टिंग लॉ या एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को कोई पर्टिकुलर काम अगर दिया गया है वो गवर्नर को ट्रांसफर नहीं किया गया है बाय आर्टिकल 154(1). दूसरी चीज साथ में ये भी कही गई है कि पार्लियामेंट जो है प्रिवेंट नहीं कर सकती या लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर मतलब कि पार्लियामेंट अपनी तरफ से कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन स्टेट को दे सकता है या स्टेट लेजिस्लेचर जो है किसी अथॉरिटी को कोई फंक्शन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का, या समझ लीजिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत एक लीगल ऑफिसर्स होते हैं उनको कुछ कार्य दिया गया है, तो ये अगर कार्य दिया गया है ये फंक्शन भी ट्रांसफर गवर्नर को नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 154 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में ये कहा गया है। तो बेसिकली आर्टिकल 153 हमारा गवर्नर से संबंधित है, आर्टिकल 154 हमारा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर से संबंधित है। अच्छा, टर्म और ऑफिस 156, इसके बाद अगर हम गवर्नर का देखें तो आर्टिकल 156 इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि गवर्नर का टर्म क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस, कितने दिन वो जो है ऑफिस को होल्ड कर सकता है गवर्नर। तो गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे आपने बाकी कुछ अथॉरिटीज का देखा होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होती हैं, उनका एक जो टर्म है वो निश्चित होता है कि 5 साल के लिए या 6 साल के लिए होगा। बट गवर्नर की अगर हम बात करें, और ये एक बहुत ही जो है कंट्रोवर्शियल क्लॉज भी है, जब हम समीक्षा करेंगे इस गवर्नर की, जब हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे और पूरे सिस्टम को जब हम एनालाइज करेंगे तब हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो ये पर्टिकुलर क्लॉज है आर्टिकल 156 का क्लॉज 1 कि ही शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये काफी कंट्रोवर्शियल क्लॉज भी है, बट बेसिकली टर्म क्या होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि जब तक प्रेसिडेंट का मन करेगा तब तक गवर्नर जो है अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का प्रसाद जी, मतलब राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत के अनुसार, हाँ मतलब राष्ट्रपति की मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना राष्ट्र, देखिए मैं बहुत फ्लुएंट हिंदी मीडियम में नहीं हूँ तो मैं एग्जैक्ट टर्म्स आपको नहीं बता सकती हूँ, बट आई थिंक आपको समझ, लैंग्वेज सबको समझ आ रही है मेरी? जी जी यस मैम। ओके, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक जो है गवर्नर ऑफिस को होल्ड करेगा। और प्लीज इसको याद रखिए, जब हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था इस गवर्नर केस्ड पैरट करके कुछ क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसमें हमको ये आर्टिकल कोट करना है कि आर्टिकल 156(1) कहता है, ये इसलिए है कि हाँ जो टर्म है हमारा प्रेसिडेंट का वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। क्यों, रीजन क्या है उसका? पहला रीजन ये है कि he holds office during the pleasure of president, मतलब कि प्रेसिडेंट अगर नहीं, मान लीजिए किसी नई पार्टी की सरकार आती है और अभी गवर्नर ने सिर्फ 1 ही साल अपना टर्म पूरा किया है, तो पहले बहुत ये फ्रीक्वेंटली होता था कि आते ही तुरंत उसको हटा देते थे, डिसमिस कर देते थे, तो क्योंकि प्रेसिडेंट के हिसाब से, और प्रेसिडेंट मतलब बेसिकली ये जो है सेंट्रल पार्टी में जिसकी गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑफिस होल्ड करता है गवर्नर, तो कभी भी गवर्नर को हटाया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है।
दूसरा जो इसमें क्लॉज है, सेकंड क्लॉज बोलता है गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर, फॉर हाउ मेनी इयर्स इज अ गवर्नर इलेक्टेड। हाउ मेनी इयर्स तो नहीं आएगा, बट व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर आ सकता है, तो उसमें प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा, या अनडिफाइंड होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। आपके में ई ऑप्शन होता है, मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे करके आपको दिया हो, ई आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, बिकॉज इट इज फॉर अबाउट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो किसको जो है चिट्ठी लिखेगा, किसके नाम अपना रेजिग्नेशन ऑफर देगा, तो उसको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है। तो वो रिजाइन करेगा, किसको चिट्ठी देगा, प्रेसिडेंट को ही जो है अपनी चिट्ठी देगा। तो जब वो उसको रिजाइन, नो मैम, तो ही प्रेसिडेंट को देगा या फिर चीफ जस्टिस को देगा मैम? जी, ये प्रेसिडेंट को देता है या फिर चीफ जस्टिस को देता है? ये गवर्नर तो चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट को वो अति देता है। प्रेसिडेंट को देता है। आर्टिकल 156 का जो आपका क्लॉज 2 है, वो सीधे सीधे बोलता है कि जब भी इसको रिजाइन करना होगा गवर्नर को, Okay. तो वो एड्रेस करेगा लेटर, एंड ये एड्रेस किसको होगा, लेटर, ये लेटर एड्रेस होगा प्रेसिडेंट को। तो ऑब्वियसली ये चिट्ठी किसको जाएगी, प्रेसिडेंट को जाएगी, तो वो प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम क्या होगा रहने के लिए? जी, मैक्सिमम कितना दिन तक रह सकते हैं गवर्नर? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट नॉर्मली जो है अगर हटाया नहीं गया है तो मैक्सिमम मे बी 5 इयर्स तक का टर्म एक मान के चलते हैं। बट अगर हमारा क्वेश्चन आता है और ईयर दिया हुआ है तो हमें ईयर नहीं मार्क करना है कुछ भी, क्योंकि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। मतलब प्रेसिडेंट की जब मर्जी होगी वो हटा देगा। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट चेंज हो गया, 6 साल भी किसी को रखना चाहे, कोई नई गवर्नमेंट आई, उसने रीअपॉइंट कर दिया, तो दैट कैन हैपन। मैक्सिमम टर्म कितना भी हो सकता है, तो इसलिए हमें कोई नंबर ऑफ ईयर नहीं देखना है। ठीक है मैम जी, मैम मैं बोल रहा था कि मैक्सिमम एक बार के लिए 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकता है ना? जी जी, जो एक मतलब नॉर्मली देखिए ऐसा होता है कि जितना आपका जो नई सरकार है वो नया गवर्नर यूजुअली अपॉइंट करती है, तो हम एक मान के चलते हैं कि टर्म जो है हमारा मिनिमम, मतलब मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि 5 साल होगा। बट इसको मैं अपनी तरफ से इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज आपका जो प्रेसिडेंट का प्लेजर है वो कितने भी टर्म तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये 5 साल ही होगा या 2 ही साल होगा या 1 साल होगा। इसीलिए आपको बोला गया है कि ये जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पे हम ईयर को नहीं देखेंगे। ईयर, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी बोला कि बाई चांस अगर आपको दे दिया 5 साल या 6 साल या 2 साल, तो आपको ईयर को नहीं देखना है, आपको सिर्फ जो है नन ऑफ द अबव में टिक करना है, क्योंकि आपकी बीपीएससी में ई ऑप्शन बहुत आता है, नन ऑफ द अबव आएगा इसमें। ये डाउट क्लियर हो गया सबका? आगे बढ़ सकते हैं? यस मैम। सेकंड, आपको किसको किसको रिजाइन करेगा, ये प्रेसिडेंट को रिजाइन करने के लिए किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के को जो है चिट्ठी देगा। तो रेजिग्नेशन, रिजाइनिंग अथॉरिटी कौन है, रेजिग्नेशन के लिए ही विल गो टू प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी समझ आ गया? अच्छा, थर्ड आपका जो बोला, थर्ड जो इसमें क्लॉज है, विक्रांत प्लीज म्यूट कर दीजिए। थर्ड जो क्लॉज है वो बोलता है कि बाकी देखिए, subject to the foregoing provisions, a governor shall hold office for a term of 5 years from the date in which he enters his office। तो अभी आप पूछ रहे थे कि मैक्सिमम कितना जाएगा, तो मान लीजिए आज उसने ऑफिस होल्ड किया 10 तारीख को, 10/8/2022। अब यहाँ से हम मान के चलते हैं कि 5 साल तक ये ऑफिस होल्ड करेगा। अगर कोई चेंज, अगर प्रेसिडेंट उसको नहीं हटाता है, ट्रांसफर नहीं करता है, तो मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद चाहे तो फिर 5 साल और होल्ड कर सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो रीअपॉइंट भी कर सकता है गवर्नर को, बट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट ड्यू टू द फोरगोइंग प्रोविजन, मतलब ये हमारा जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग हम ये मान के चल रहे हैं टर्म 5 साल का है, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी, ही कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल्सो।
ही कैन बी ट्रांसफर टू सम अदर स्टेट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इसीलिए आपको याद रखना है कि वो he holds the office for during the pleasure of president. Now article 157 क्या क्वालिफिकेशन है? अगेन क्वालिफिकेशन बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक मुद्दा है। आर्टिकल 156 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 157 ये दो आपको कोट करने होंगे जब भी गवर्नर के बारे में बोला जाएगा कि गवर्नर की जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है। तो आपको जो है देखिए, जब भी आप सीधे सीधे कोई भी एक स्टैंड पॉइंट नहीं लेंगे कि हाँ कंट्रोवर्शियल है या नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं है, आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये थोड़ा सा गवर्नर की पोजीशन को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, और ये जो प्रोविजंस हैं ये गवर्नर की पोजीशन को जो है स्ट्रेंथन करते हैं। तो पहला जो पोजीशन क्यों हमारे गवर्नर के ऊपर सीधे सीधे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वो रहती है, बिकॉज ही वर्क्स अंडर द प्लेजर, जो उसका टर्म ऑफ ऑफिस है इट इज अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा क्वालिफिकेशन देख सिर्फ दो हैं, दो क्वालिफिकेशन है। पहली क्वालिफिकेशन क्या है गवर्नर बनने की? दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहली क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, अब वो नेचुरलाइज सिटीजन है या फिर वो जो है बाय बर्थ सिटीजन है, इट डज नॉट मैटर, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो एक इंडिया का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा जो आपका जो वो है क्वालिफिकेशन है, he should have completed 35 years of age, means he should be above 35 years of age, मतलब 35 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, और कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल प्रोविजन बन सकता है। मतलब कि अगर आप देखें तो 35 साल से ऊपर बहुत सारे, मींस प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो एनीबडी कैन बिकम अ गवर्नर, whoever is above 35 years of age and is a citizen of India, वो कोई भी गवर्नर बन सकता है। तो ऐसे कोई भी हार्ड एंड फास्ट इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। और जब हम इसकी विवेचना मतलब क्रिटिसिज्म करेंगे तब हम इस आर्टिकल को कोट करेंगे कि देयर आर ओनली टू क्वालिफिकेशंस टू बी ए गवर्नर ऑफ इंडिया, व्हिच इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज अबव 35 इयर्स ऑफ एज। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक एनीबडी। तो क्या हो जाता है कि जो गवर्नर की पोजीशन में किसी को भी, मतलब यूजुअली जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हीं को जो है ये पोजीशन दे दी जाती है। किसी को, जो आपने देखा होगा जैसे कि जो कल्याण सिंह जी थे, पहले वो चीफ मिनिस्टर थे, बाद में उनको जो है गवर्नर बना दिया गया था। तो यूजुअली जो है इसको एज अ पोजीशन क्रिएट की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर ओल्ड पॉलिटिशियंस को ये पोजीशन दे दी जाती है। तो ये एक क्रिटिसिज्म हो गया इस आर्टिकल का। बट आर्टिकल बोलता है कि गवर्नर होने के लिए दो ही क्वालिफिकेशन है, एक वो सिटीजन होना चाहिए, उसके अलावा वो 35 ईयर से ज्यादा का होना चाहिए। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस मैम। जहां पे भी मैं आपको बोल रही हूँ ना ये क्रिटिसिज्म है, प्लीज उसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। हाँ अंकुश पूछिए, क्योंकि ये आपने सीधे सीधे आर्टिकल्स पढ़े होंगे बट आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि ये वाला आर्टिकल आपको कोट करना है। अगर आपको पूरा आर्टिकल ना भी याद रहे तो आर्टिकल का सिर्फ आप नाम कोट कर देंगे ना, आर्टिकल 156(1) और आर्टिकल 157, तो ये भी आपके आंसर में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। मैं अपने आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैंने कोट कर रखे हैं, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। 65th की मैंने कॉपी मंगा ली है, तो मैं उसका आंसर आपको शेयर करके एक बार दिखा दूंगी। फिर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 158, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। तो गवर्नर का जो ऑफिस है उसको होल्ड करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति, गवर्नर एक स्टेट की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ही इज द फिगर, गवर्नर इज द फिगर हेड ऑफ द स्टेट, तो इसीलिए मतलब ये काफी बड़ी पोस्ट मानी जाती है, संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो गरिमा है अपने आप में, गवर्नर की पोस्ट की पद की गरिमा है। ठीक है, इस जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, इज गवर्नर अ केज्ड पैरट, तो आपको वहीं से बिगिन करना है। गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ही हैज अ ह्यूज रेवरेंस इन द स्टेट, मतलब गवर्नर का जो एक पद है वो संवैधानिक पद है, उसकी अपने आप में एक विशिष्ट महत्वता है। उसके साथ, इन वर्ड्स के साथ आप शुरू करेंगे अपने आंसर को। तो गवर्नर का अपना एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। गवर्नर के जो पद की गरिमा को मानते हुए इसीलिए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो गवर्नर होगा वो
कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकता, मतलब वो किसी और ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता है। अगर वो गवर्नर है तो गवर्नर ही रहेगा, वो एमपी नहीं होना चाहिए, किसी स्टेट का एमएलए नहीं होना चाहिए, एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। अगर उसने एमपी, वो ऑलरेडी सिटिंग एमपी एमएलए है, अब जिस दिन उन्होंने जो है गवर्नर का पद ज्वाइन कर लिया, उस दिन से ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपना एमपी का या एमएलए का पद त्याग दिया है। ठीक है, Yes, ma'am. तो एनी गवर्नर वुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही वुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वो एग्जिस्टिंग किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के या पार्लियामेंट के मेंबर हैं और वो गवर्नर का पद स्वीकार कर लेते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिस दिन से वो अपने पद को ज्वाइन करेंगे उस दिन से वो एमपी या एमएलए का पद त्याग दिया है, ये मान लिया जाएगा। इतना समझ आ रहा है? तो पहला कंडीशन क्या है कि ही शुड नॉट बी एन एमपी, ही शुड नॉट बी एन एमएलए, और अगर वो एमपी और एमएलए हैं तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने वो पद त्याग दिया है अगर उन्होंने गवर्नर का पद ज्वाइन कर लिया तो। सेकंड कंडीशन है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं? लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, लाभ का पद कब माना जाएगा? आप सैलरी उठा रहे हैं माना जाएगा, या फिर लाभ का पद मतलब कोई? तो यहाँ पे एक मिनट आदित्य, इसको म्यूट कर लीजिए, सॉरी मेरी आवाज रिपीट होके आ रही थी। तो जो मैम, कोई ऑफिस ऑफ किसी प्रॉफिट तरह है का मतलब फाइनेंशियल लाभ का, गेन नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी भी तरह का उनको कॉम्पेंसेशन ना मिले या फिर कोई अलग बेनिफिट ना मिले। कभी कभी होता है कुछ पदों में सैलरी नहीं होती है, कॉम्पेंसेशन नहीं होता, बट बाकी तरह का बेनिफिट होता है। एक अपने आप पद की मर्यादा होती है, पद का जो है अपने आप में एक मान सम्मान होता है, तो वो चीज भी लाभ के पद में आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सपोज करिए कि मैं मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कमीशन हूँ, ठीक है, और मुझे मान लीजिए गवर्नर बना दिया, तो अब मेरा जो माइनॉरिटी कमीशन की मैं मेंबर हूँ, तो ये अपने आप में मेरे लिए लाभ का पद हो जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। कोई भी अगर मैं गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं कार्यरत हूँ और मैं गवर्नर बन जाती हूँ, तो अगेन मेरी जो गवर्नमेंट सर्विस है वो लाभ का पद हो जाएगी। कहीं से इमोल्यूशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो वो लाभ का पद हो गया। या फिर कोई हमें जो है एक कोई डिग्निटरी है किसी तरह की, जो है हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी जो कमिटीज होती हैं उसका कोई हेड है, या फिर किसी तरह की कोई डिग्निफाइड पोजीशन है गवर्नमेंट के अंडर में, तो वो सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है। एज सच ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये अपने आप समझने का एक विषय है। समझ आ रहा है इतना? मैम, लाभ का पद सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होता, प्राइवेट जॉब वगैरह तो नहीं लाभ का पद होता? देखिए, कोई भी अगर आप कहीं से भी, स्पेशली जब हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं तो माना जाता है गवर्नमेंट तौर पर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कुछ प्राइवेट अगर पोस्ट भी हैं ऐसी जिनको गवर्नमेंट अगर स्पेसिफाई कर देती है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। एनजीओ में ठीक है, नहीं एनजीओ आप चला रहे हैं तो वो अगर आप प्रोपराइटर हैं तो दैट इज अ डिफरेंट कॉज। यहाँ पे जो है अगर आपका एनजीओ आपके ही स्टेट में काम कर रहा है और वो गवर्नमेंट से अगर टेंडरिंग ले रहा है, तो उसको अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट ऐसे स्पेसिफाई कर सकती है। एज सच ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पे भी क्लियरली डिफाइंड पद नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर आप कॉम्पेंसेशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा, या फिर कोई गवर्नमेंट के अंडर किसी कमेटी में काम कर रहे हैं, या फिर किसी डिग्निफाइड पोजीशन में है, या किसी पर्टिकुलर चीज के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये सारी जो पोजीशंस हैं ये आपकी लाभ के पद में आती है। मैम, ये सब लाभ के पद में नहीं आती है, एमपी एमएलए वगैरह ये सब लाभ के पद में नहीं है। फॉर गवर्नर, यहाँ पे देखिए, अगर आप बात, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लॉज में ही बोल दिया ना एमएलए और एमपी नहीं होना चाहिए,
तो फॉर गवर्नर की मैं बात कर रही हूँ, अगर यही कॉन्टेक्स्ट हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चला जाएगा तो एमपी विल नॉट बी अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर ए न्यू एमपी, ठीक है। मैम तो इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ वेरी एम्बिगुअस टर्म, ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑफिस जो है। नॉर्मली अगर आप एक थंब रूल बना के चलिए, अगर कोई गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कंपेंसेशन ले रहा है, किसी भी तरह का लाभ ले रहा है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, एक्सेप्ट जब गवर्नमेंट खुद बोल दे कि नहीं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए बोल दिया जाता है एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो उस टाइम वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर गवर्नमेंट खुद स्पेसिफाई कर रही है कि फॉर दिस पोजीशन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे गवर्नर में फर्स्ट क्लॉज खुद आपका स्पेसिफाई करता है एनी पर्सन शुड नॉट बी एन एमएलए, ही शुड नॉट बी एन एमपी। और अगर किसी में एमएलसी की पोजीशन है तो एमएलसी भी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं होना चाहिए वो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम, दिख रही है। जी मैम। अच्छा, आवाज आ रही है क्या आवाज आपको? भी आ रही है। यस मैम। मैम मैं ये बोल रहा था कि क्या कहता है गवर्नर के Am लिए I जो audible? प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं ना, Yes, Jyotsna, हाँ, you are नुपुर perfectly कितने सदस्य audible. होने चाहिए? Go on. आवाज आ रही है Yes, क्या? yes, everything is clear, quite clear. विक्रांत, ओके 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 फाइन। थर्ड क्लॉज क्या बोलता है? गवर्नर शैल बी एंटाइटल्ड। गवर्नर को सैलरी कितनी है गवर्नर की? एक ट्रिवियल वो है 3.5 लाख। क्वेश्चन है, सैलरी कितनी होती है 3.5 गवर्नर की? 3.5 लाख में 3.5 3.5 लाख पर मेंसेम, मतलब 3.5 लाख पर मंथ उनको मिलते हैं। अभी फिलहाल जो करंट सैलरी है, दिस इज द सैलरी ऑफ गवर्नर। सैलरी के अलावा गवर्नर को क्या मिलता है? ही इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट फ्री हाउस। उनको जो है घर, अच्छा आवाज नहीं आ रही है मेरी, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है नहीं, मैम, नहीं, आ आवाज रही आ है। रही है बोल ज्योत्सना रहे आपकी। आ रही है मैम। ओके फाइन, ठीक है। तो 3.5 लाख अभी फिलहाल करंट सैलरी है। गवर्नर को विदाउट रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट, उनको जो है सरकारी आवास मिलेगा और ऐसे इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलेंगे जो कि पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगी। तो कौन सी लॉ है पार्लियामेंट की जो डिसाइड करती है कि गवर्नर की क्या सैलरी होनी चाहिए? पता है किसी को कोई लॉ? ये लॉ आ सकती है, इसलिए मैं आपसे अलग से पूछ रही हूँ। डू यू नो द लॉ विच डिसाइड्स द सैलरी ऑफ गवर्नर? नो मैम। मैम ये तो Okay, so विधान the मंडल law- कितना सैलरी मिलेगी? जी, मैम गवर्नर के कितना सैलरी मिलेगी तो विधानमंडल स्टेट ना करेगी, स्टेट का वो। हाँ हाँ, विधानमंडल मतलब कि सेंट्रल नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करता है कितना सैलरी मिलेगा। ये पार्लियामेंट बाय लॉ विल डिसाइड, विधानमंडल नहीं डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट मैम डिसाइड करता है। मैम मैं आपका ये बोल रहा था कि सेंट्रल मतलब वो तो संसद करेगा, हाँ लेकिन जहाँ स्टेट में ये काम करेंगे वो स्टेट वाले पैसे देंगे ना। हाँ, देखिए अगर वो सिर्फ एक स्टेट के गवर्नर हैं तो पैसा वो स्टेट देगा, बट अगर वो एक से ज्यादा स्टेट के गवर्नर हैं, क्योंकि हमने पहले ही शुरू में ही देख लिया था कि ही कैन बी ए गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, तो अगर वो एक से ज्यादा स्टेट के गवर्नर हैं तो स्टेट्स के बीच में वो उनकी जो इमोल्यूमेंट है वो डिवाइड हो जाएगी एक पर्टिकुलर परसेंटेज में, और वो जो परसेंटेज है मैम कौन सा गवर्नर्स स्टेट? एमोलमेंट अलाउंस एंड प्रिविलेज एक्ट 1982। कहाँ से देखा आपने? गुड, मैम तो हाँ बताइए। मैम नोट्स पे। हाँ, तो जो पर्टिकुलर एक्ट है, जैसे कि इन्होंने बताया था, गवर्नर्स इमोल्यूमेंट एंड प्रिविलेजेस एक्ट 1982, और फर्दर इसके बियॉन्ड जो होगा इसी एक्ट में मतलब हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो जो पर्टिकुलर एक्ट है ये आपके गवर्नर्स इमोल्यूमेंट एक्ट 1982, एक मिनट सॉरी मैं यहाँ पे लिख रही थी, गवर्नर्स इमोल्यूमेंट एक्ट, प्रिविलेजेस एक्ट भी है,
ये 1982 में जो है बनाई गई थी, और इसी में अगर ये सैलरी बढ़ेगी या कोई प्रिविलेजेस बढ़ेंगे तो इसी एक्ट को अमेंड कर दिया जाएगा। इसी एक्ट के थ्रू जो है गवर्नर की सैलरीज डिसाइड होती हैं। तो हमारा जो दूसरी चीज है, जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर स्टेट का मतलब हमारा जो लॉ है ये बनाई किसने है, ये सेंट्रल पार्लियामेंट ने बनाई है, बट सैलरी कौन देगा? सैलरी देगा स्टेट। जिस भी स्टेट का गवर्नर है उस स्टेट की ट्रेजरी जो है गवर्नर को सैलरी देगी। बट अगर कोई गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए केरला का और मान लीजिए तमिलनाडु का गवर्नर सेम है, तो केरला और तमिलनाडु के जो दोनों स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट मिल करके, ऐसा नहीं है कि 7 लाख उनको सैलरी मिलेगी, सैलरी उनको कितनी मिलेगी? 3.5 लाख ही मिलेगी, बट डिवीजन हो जाएगा। इसमें से कुछ पार्ट जो है केरला पे करेगी और कुछ पार्ट तमिलनाडु पे करेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि 50-50% का पेमेंट होगा। इट विल बी एज पर द प्रोपोर्शन विच इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। जितना पार्लियामेंट बोलती है, मान लीजिए पार्लियामेंट बोलती है कि तमिलनाडु 40% देगा और केरला जो है 60% देगा, तो उसी प्रोपोर्शन में सैलरी दी जाएगी। मैम राष्ट्रपति डिसाइड करता है या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट डिसाइड। मैम एक सवाल और है। देखिए जहां पर भी है, एक मिनट, इसमें आर्टिकल 3A बोलता है, आर्टिकल 3A की जो वर्डिंग है ये बोलती है एज प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिटरमाइन, सॉरी प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, मे बाय ऑर्डर डिटरमाइन, सॉरी ये जो है डिटरमाइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट का यहाँ पे मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, रियली सॉरी, एकदम से आपने पूछा तो मैंने आपको एकदम से पार्लियामेंट बोला, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, जो प्रपोर्शन है कितना कौन देगा ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। हाँ आप बताइए, आप क्वेश्चन कोई पूछ रहा था, पूछिए। मैम ये बोल रहा था कि जैसे प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं ना 50-50, तो गवर्नर के चुनाव के लिए मतलब कितने होते हैं प्रस्तावक अनुमोदक? अभी हम लोग आएंगे गवर्नर के चुनाव पे, तो वह पूरा आपको पहली बात तो सॉरी, गवर्नर का चुनाव तो होता नहीं है ना मैम? चुनाव नहीं होता है गवर्नर। हमने पहले क्या देखा, गवर्नर को सीधे सीधे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, तो चुनाव होता ही नहीं है, इसलिए इसका प्रस्तावन नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब ओथ, अब देखिए दो ही ऐसे एक क्वेश्चन शायद यूपीएससी में आया था, सिर्फ ऐसी दो जो हैं आपके पोस्ट हैं जिनकी जो ओथ है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्टिकल के अंदर दी हुई है। कौन कौन सी वो दो पोस्ट है? एक तो प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, और गवर्नर की जो ओथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में दी गई है। तो बस यहाँ जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल 159 है उसमें बस एक छोटा सा है कि इट इज अबाउट ओथ ऑफ गवर्नर। गवर्नर अपना शपथ पत्र लेकर के, क्योंकि एक संवैधानिक पद है, तो गवर्नर शपथ लेंगे और उसके बाद ही वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, किसके सामने लेते हैं? ठीक है, तो ये किसके सामने ओथ लेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका प्रीलिम्स में कि गवर्नर, देखिए गवर्नर को अपॉइंटिंग बॉडी कौन है? गवर्नर की अपॉइंटिंग बॉडी है प्रेसिडेंट। गवर्नर रिजाइन करेगा किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने। बट गवर्नर शपथ किसके सामने लेगा? गवर्नर शपथ लेगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। जिस भी स्टेट के वो हाई कोर्ट है उस स्टेट के चीफ जस्टिस के सामने वो शपथ लेंगे। ठीक है, और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो किसके सामने लेंगे? तो सीनियर मोस्ट जज, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा। अगर सपोज करिए कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो पोस्ट है उस टाइम वैकेंट चल रही है, तो उस टाइम पीरियड में, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसके सामने गवर्नर जो है अपनी शपथ लेकर के ऑफिस को एंटर करेंगे। ठीक है, देन आर्टिकल 160, आर्टिकल 153 से जो है शुरुआत की थी हमने। स्टेट लेजिस्लेचर का फर्स्ट आर्टिकल आपका 153 है।
ये बोलता है कि एक स्टेट में गवर्नर होगा, और हमने बाकी कुछ आर्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आर्टिकल 160, इससे पहले मैं क्योंकि अब बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो डेली आपकी जो है 7 दिन क्लासेस होंगी 7 PM से, और शायद 9 PM तक चलेंगी, या 7 से 8 तो होगी। जो लिंक है आपको डेली शेयर किया जाएगा। तो आप सभी लोग, आई थिंक मोस्ट ऑफ दी पीपल, आप लोग जो है टेलीग्राम से ज्वाइन किया आप लोगों ने, व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप। तो कुछ लोग मेरे एक दो लोग मेरे थ्रू आएंगे, तो वो लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। नेहा मैम, आप एक बार ग्रुप शेयर कर देंगे, सब लोग ज्वाइन कर, आप एक बार बता दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रही हूँ, आप इस बात की जानकारी दे दीजिए सबको। अभी बहुत लोग आ चुके हैं, और आई थिंक लेक्चर भी बीच में मोनोटोनस सा लग रहा होगा इनको। तो नेक्स्ट आर्टिकल लेने से पहले एक बार आप इनको बता दीजिए कहाँ से ज्वाइन करना है, और बाकी क्या क्या प्रोविजंस हैं, आप एक बार इनको शेयर कर दीजिए। हाँ, तो जो जहाँ से जिनको मिला होगा, जैसे टेलीग्राम वाला जो चैनल है वहाँ पे शेयर किया जाएगा, और व्हाट्सएप के इंडिविजुअल ग्रुप में भी अभी हम लोग फिलहाल डाल ही देंगे, तो वहाँ से ही मिल जाएगा आप लोगों को लिंक। और तो ऐसा कोई अभी एज सच पोर्टल नहीं है। तो जो लोग मैम क्या रजिस्टर हो हमें चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं, उनका ग्रुप क्रिएट हो चुका है, तो आप लोग यही कीजिए। जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स अगर सीरियस हैं, ठीक है, कोर्स के लिए या फिर कुछ भी 1-2 क्लास जो भी करने के लिए, तो वो जो फॉर्म का लिंक है ना, वो सेंड कर दीजिए दूसरे को, तो वहां से फिर ग्रुप में ज्वाइन कर, मतलब ऐड कर लिया जाएगा, और फिर वो लोग मतलब ले सकते हैं, मतलब तुरंत, मतलब ये रेगुलर क्लास मोड में रह सकते हैं वो लोग। नेहा मैम, एक बार इनको यहाँ पे मैम क्या हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? व्हाट्सएप ग्रुप का, हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगी आपको, डोंट वरी अबाउट इट। नेहा थैंक यू मैम, यहाँ पे जो है आप एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी। कुछ लोग ज्वाइन नहीं होंगे, कुछ लोग मेरे उससे आए हैं, तो वो लोग आपके उसमें ज्वाइन कर लेंगे। ओके। तो जो लोग मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं, प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्लासेस होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा। अब बेसिक प्रोसेस क्या होगा, जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग रेलेवेंट टॉपिक्स का पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है कुछ एमसीक्यूज को भी लेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स बेस्ड पर वो एमसीक्यूज टोटली जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज होंगे वो, जैसे भी होगा। और कुछ कुछ चीजें जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ कि मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें मैं अपने आप बीच में ऐसे बताती रहूंगी, ठीक है। और मैम जी 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 पूछिए। मैम, जो प्री के लिए जो 10 मार्कर का क्वेश्चन आते हैं, जो मैथ्स का क्वेश्चंस होते हैं, क्या वो भी कवर किया जाएगा? हाँ हाँ, रितिका, आशीष जो है हमारी फैकल्टी है मैथ्स की, वो आपको मैथ्स का भी क्लास लेंगे। अभी आज पॉलिटी की और इकोलॉजी की क्लास है, पॉलिटी की मैं ले रही हूँ, इकोलॉजी की नेहा मैम लेंगी। उसके अलावा आपकी जो है क्लास कल कोई और सब्जेक्ट की क्लास होगी, तो हमारी जो 7 दिन क्लास चलेंगी, हर सब्जेक्ट की क्लास होगी, जनरल साइंस, बिहार स्पेसिफिक, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर चीज की क्लास आपको दी जाएगी, ठीक है। क्लास ये ड्यूरेशन कब तक की है, कितने मंथ की है? ये 1 घंटे की क्लास होगी, 7 से 8, 8 से 9। नहीं नहीं मैम, ठीक है, ड्यूरेशन एक आई मीन कितने मंथ्स की है? 1 मंथ चलेगी ये प्रोग्राम या 2 मंथ्स? नहीं, ये आपका जब तक प्रीलिम्स चलेगा तब तक चलेगी क्लास। ओके, जब तक प्रीलिम्स चलेगा तब तक, ओके। हाँ, अभी तो हम 7 डेज का आपका टोटल कोई चार्ज नहीं है, सबके लिए ओपन है। और वैसे भी आप लोगों की सपोर्ट के लिए है, अगर चार्जेस होंगे भी तो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। तो आई थिंक सब जितना आप एक कहीं पार्टी करेंगे तो उतने ही चार्जेस है, बहुत चार्जेस नहीं है मैम के। और क्लासेस आप सबके लिए ओपन रहेंगी तब तक जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता। और प्रीलिम्स के बाद जिनका अच्छा होगा उसके लिए जो है मेंस की आंसर राइटिंग क्लास चलेगी। उसमें मैं अपने जो नोट्स हैं वो सारे शेयर करूंगी, साथ में जो आपके बाकी किस तरह से आंसर्स लिखना है, अपने आंसर्स में अभी भी शेयर करूंगी। और बाद में डिटेल्ड आंसर्स और अपने आंसर राइटिंग तरह से मैंने जो कोर्स लिखे हुए हैं, मतलब मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो वो सब आपको दिया जाएगा मेंस क्लास में, ठीक है। मैम एक चीज़ और, जी जी मैम इट वुड बी रियली ग्रेट अगर
अगर आप लाइक स्केड्यूल दे दें कि हर दिन लाइक कौन कौन सी क्लासेस होंगी वीक में 7 डेज जो भी होंगी, अगर हमें प्री पता होगा कि हाँ ये कल पॉलिटी की क्लास लगने वाली है तो हम पहले से प्रिपेयर होके आएंगे, तो ठीक टॉपिक है और वो बहुत हेल्पफुल होगा वो मैम। रितिका, आई एम रियली सॉरी, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई क्योंकि आप जो है ग्रुप में नहीं थी, आप मेरे थ्रू आई हैं, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। डेली मॉर्निंग में आपको जो है टॉपिक दे दिया जाएगा कि आज ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और इवनिंग में उस टॉपिक का डिस्कशन होगा। साथ में आज अभी 7 डेज तो थोड़ा सा आपकी जो है हम देख रहे हैं कि कितना मतलब लोग कितना लाइक कर रहे हैं या फिर कितना रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद जब रेगुलर क्लासेस लगेंगी तो आपको पहले से ही हम शेड्यूल बना के दे देंगे इन एडवांस कि ये टॉपिक्स इन डेज में कवर होना है। तो आपका भी एक स्ट्रैटेजी रहेगी, आपका भी जो है सिस्टमैटिक आप भी अपनी तरफ से पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे डेली का डेली अभी अभी जो 7 डेज की क्लास चल रही है, सुबह आपको जो है टॉपिक दे दिया जाएगा और शाम को क्लास चलेगी। ठीक है रितिका? यस मैम, ये दैट वुड रियली बी वेरी ग्रेट। यस हाँ। मैम, थैंक यू। पूनम, आपकी कोई क्वेरी थी? जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं अब क्या बोल रही थी कि जो आपने बताया भी कि जो नोट्स आप शेयर करेंगे वो क्या इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहेगा? देखिए मेरे जो नोट्स हैं यूजुअली इंग्लिश मीडियम होते हैं, बट मैं उनको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करवा के आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं कन्वर्ट करवा लूंगी। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने जो खुद लिखे हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम है, बट जिसको हिंदी मीडियम की रिक्वायरमेंट है उसके लिए कन्वर्जन करवा लिया जाएगा। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। जुगनू, आपकी कोई डाउट थी? हाँ जी मैम, मेरा भी यही क्वेश्चन था। हम हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली इंग्लिश में आप सब कुछ डिफाइन भी कर रहे हो, तो उसके लिए वर्ड्स जैसे यूज करते हैं आंसर राइटिंग में, जैसे कि क्षमादान हो गया, प्रसाद पर्यंत, ये सब हम अगर मतलब प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी इंग्लिश की वजह से। हाँ हाँ, तो इसमें एक्चुअली मैं पहले से ही क्षमा मांग ले रही हूँ आपसे। हाँ जी मैम, ये तो है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मैम। और अगर आप हिंदी मीडियम में भी जब आप आंसर्स लिख रहे हैं, अगर आप ओके इंग्लिश का वर्ड लिख देते हैं तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ब्रैकेट में लिख दिया तो आपको मार्क्स ओके, मिल जाएगा। ठीक है? जो वो तो ठीक है मैम, लेकिन समझने के लिए भी हाँ, आसानी रहेगा ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसे समझने के लिए भी चाहिए, अगर जी जी हिंदी में जी, पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है, आप फिर। मेरे को 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं कोशिश ओके करूंगी। मैम, ठीक है? ओके ओके। ओके। संकल्प? यस, गुड इवनिंग मैम। जी मैम एक्चुअली मैं ना झारखंड से हूँ जी एंड मैं आपके व्हाट्सएप के थ्रू ही आया। दिस टाइम एक्चुअली मैं आई एम गिविंग जेपीएससी मेंस, यही मंथ है। तो क्या मेरे को अभी क्लास करना चाहिए कि आई मस्ट solely focus on my mains right now? संकल्प, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक काम कीजिए कि आप जो है आंसर राइटिंग कीजिए और आंसर्स आप मेरे को, आप अगर मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं तो आपके पास मेरा नंबर होगा, आप एक बार शेयर कर दीजिए, मैं आंसर्स आपको इवैल्यूएट करके दे दूंगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम लगती है कि ये टॉपिक मेरे को समझना चाहिए तो आप वो टॉपिक की क्लास कर लीजिए। बाकी डेली क्लासेस से बेटर है कि आप अपना आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। Okay मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। ओके ओके मैम। जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी। नुपुर, आपका भी कोई डाउट है क्या? मैं रिज्यूम करने जा रही हूँ। मैम किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी? यूट्यूब? रिकॉर्डिंग नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं। आई थिंक हम लोग आपको जो है शेयर कर देंगे, मे बी प्राइवेट वीडियोस होंगे यूट्यूब के, मे बी ये नेहा मैम आपको थोड़ा क्लियर करेंगी कि वो किस मीडियम से आपको देना चाहेंगी। ठीक ओके है? ओके मैम, ओके। हाँ, क्योंकि यूट्यूब में भी मैम प्राइवेट वाला ऑप्शन है, तो ये भी वर्क तो कर जाएगा। हाँ, तो यूट्यूब पे हम प्राइवेट करके वीडियोस दे सकते हैं। बाकी आपको नेहा मैम बता देंगी, मैं अपनी एंड से रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं रिकॉर्डिंग्स जो है नेहा मैम को प्रोवाइड कर दूंगी, तो ये वाला डिपार्टमेंट थोड़ा नेहा मैम का है। ऑलराइट, तो आर्टिकल 160 बोलता है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन सर्टेन कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब एग्जैक्टली मैं हिंदी का वर्ड कंटिंजेंसी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर में होता है
वो ये है कि गवर्नर के पास जो पावर्स होते। नुपुर, आपका कोई डाउट है क्या? नो मैम। ओके ओके, आपका हैंड रेस था इसलिए मैंने पूछा। कंटिंजेंसी का मतलब है कि कोई भी इमरजेंसी आए, कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आए, कोई भी ऐसा अचानक से सिचुएशन आती है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट जो है कोई प्रोविजन बना करके और गवर्नर को कोई पर्टिकुलर पावर सौंप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है कोविड की एक हमारे सबके सामने एक भयंकर स्थिति है, तो ऐसे में अगर गवर्नर को प्रेसिडेंट को लगता है कि कोविड के मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलर कुछ काम, ये पावर जो है गवर्नर को दी जानी चाहिए, तो वो पावर गवर्नर को दी जा सकती है। ठीक है, तो कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन होगी, ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है कोई भी प्रोविजन जो भी उनको ठीक लगता है अनफोर्सीन सिचुएशन को डील करने के लिए, वो प्रोविजंस प्रेसिडेंट बना सकते हैं, और कंटिंजेंसी से डील करने के लिए गवर्नर को कुछ पावर्स दी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, आर्टिकल 161। तो 161 ये आपका जो है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट, ये पार्डन करना। जितने भी स्टेट क्राइम्स होते हैं उनके लिए गवर्नर को जो है पावर रहती है कि ये पार्डन दे सकते हैं, किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, और कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं। पार्डन मतलब बिल्कुल क्षमा कर देना। मतलब अगर मैंने पार्डन एज ए गवर्नर, अगर मैं सिर्फ अभी सब शब्दों की मीनिंग बता रही हूँ, हम प्रोविजंस को थोड़ी देर में देखेंगे, मैं अभी सिर्फ शब्दों का मीनिंग आपको समझा रही हूँ। अगर मान लीजिए किसी ने, समझ लीजिए कि कोई क्राइम किया, क्राइम ए, और अगर इसको गवर्नर ने पार्डन कर दिया है, तो इस पर्सन के पूरे जो रिकॉर्ड है उससे ये क्राइम बिल्कुल हट जाएगा। मीन्स ही वुड बी एज अ क्लीन स्लेट, जैसे कि उसने क्राइम किया ही ना हो, बिल्कुल क्षमा कर दिया जाता है उसको। ठीक है, तो पार्डन का मतलब क्या है कि कोई भी क्राइम किया था वो क्राइम जो है क्षम्य हो जाएगा, व्यक्ति बिना क्राइम किए जैसा हो जाएगा, वो उसके हिस्ट्री में, उसके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उससे भी वो एक्सपंज हो जाता है। तो पार्डन मतलब बिल्कुल क्षमा हो जाना, कुछ भी उसको कोई सेंटेंस नहीं किया जाएगा, जो सेंटेंस ऑलरेडी वो कर चुका है वो तो रहेगा, बट आगे कुछ भी नहीं होगा। ही विल बी ट्रीटेड एज अ इनोसेंट पर्सन। मतलब पार्डन मतलब बिल्कुल क्षमा कर दिया। तो पार्डन का मीनिंग समझ आ गया। सेकेंड मीनिंग है, सेकेंड वर्ड है सस्पेंड। तो स्टेट के पास पावर है, मतलब गवर्नर के पास पावर है कि वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्रीव दे सकते हैं, रिस्पाइट दे सकते हैं, और रेमिशन कर सकते हैं टू ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस। तो पनिशमेंट को क्या क्या किया जा सकता है? देखिए अभी एक मिनट, पनिशमेंट क्या क्या हो सकता है, पनिशमेंट को क्या क्या किया जा सकता है? पनिशमेंट को सबसे पहले पार्डन किया जा सकता है, बिल्कुल अपराध को। पनिशमेंट मतलब सजा जो भी हुई, मान लीजिए 7 साल की सजा हुई, तो ये सजा को क्षमा कर दिया, मतलब अब ये सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी, तो ये पार्डन हो गया। तो पनिशमेंट को पार्डन किया जा सकता है। पनिशमेंट को में रिप्राइव मिल सकता है। मतलब रिप्राइव का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए आपको पनिशमेंट से मतलब थोड़ी छूट मिल गई, थोड़ा कम हो गया आपका पनिशमेंट, तो ये रिप्राइव हो गया। रिप्राइव, रिस्पाइट और रेमिशन, ये 4 चीजें पनिशमेंट के साथ हो सकती हैं। मतलब जो भी आपको दंड मिला है, 7 साल की ये जो सजा है, या तो ये क्षमा हो जाएगी, फिर इसमें 3 ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, रिप्राइव होगा या रिस्पाइट होगा या रेमिशन होगा पनिशमेंट का। और जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस मतलब ये जो 7 साल आपको भुगतने हैं, ये सजा क्या है? इम्प्रिजनमेंट है। सजा है इम्प्रिजनमेंट, मतलब आप जेल के पीछे हैं। तो जेल के पीछे से पार्डन हो गया तो आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपको रिप्राइव मिल सकता है, रिस्पाइट मिल सकता है, रेमिशन मिल सकता है। और जो सेंटेंस है, सेंटेंस का क्या किया जा सकता है? सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, फिर आपका सेंटेंस जो है आपका रेमिट हो सकता है और कम्यूट हो सकता है। ठीक है, तो दंड मतलब
आपने कुछ अगर क्राइम किया तो आपको दंड मिला कि आप, मतलब मैं आपके बारे में नहीं बोल रही, मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, डोंट फील बैड, आई एम रियली सॉरी, आई शुड नॉट हैव यूज्ड आप वर्ड। मैंने कोई मान लीजिए अपराध किया तो मेरे को सजा मिली कि मुझे कारावास होगा, तो इम्प्रिजनमेंट वो हो गया सजा, पनिशमेंट हो गई। कितने साल का कारावास मिला? 7 साल का, तो ये 7 साल हो गई सेंटेंस। अब ये जो पनिशमेंट है, जो कारावास है, इसको क्या किया जा सकता है? इसको पार्डन किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल क्षमा किया जा सकता है, मतलब 7 साल पूरे हट जाएंगे। रिप्राइव जो है दूसरा वर्ड है, रिप्राइव का हिंदी मीनिंग मैं 1 मिनट देख के बता देती हूँ, बिकॉज ये आपके टेक्निकल मीनिंग्स होंगे। तो ये इसको बोलते हैं दंड विराम, ठीक है, हिंदी में इसको दंड विराम बोला जाता है। ये होता है रिलीफ, ये तो मतलब आपको टेम्पररी रिलीफ कुछ मिल गया हार्म से, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट है, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको इम्प्रिजनमेंट मिला है, उसका जो है उसको एग्जाम में अपीयर करना है, तो हमें उसको रिलीफ देना पड़ेगा कुछ अमाउंट के लिए, या कुछ इंटेंसिटी में हम रिलीफ दे सकते हैं। कोई मान लीजिए कैंसर पेशेंट है, तो उसको मान लीजिए कठोर श्रम मिला है, ठीक है, तो कठोर श्रम को हम रिप्रीव दे सकते हैं, उसको जो है रिप्रीव किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। तो रिप्रीव का मतलब क्या हुआ? रिप्रीव मतलब कोई अनप्लेजेंट या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, या फिर कोई एक कंटिंजेंसी है किसी पर्टिकुलर कैदी की, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ टाइम के लिए गवर्नर जो है क्या कर सकता है, उनको सेंटेंस को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए उसकी इंटेंसिटी को घटा सकता है। जैसे कि दंड, आप कैद में ही है बट दंड जो है, जो सश्रम कारावास था वो कम कर दिया गया या श्रम हटा दिया गया, तो ये रिप्रीव हो गई। ठीक है, समझ आ रहा है? रिप्रीव का मीनिंग समझ आ रहा है सबको? तो इसको हिंदी में बोलते हैं दंड विराम। रिस्पाइट को बोलते हैं मोहलत। ठीक है, रिस्पाइट को मुझे एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं है, मैं डिक्शनरी में देख के बता रही हूँ आपको। तो रिस्पाइट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट का, फॉर एग्जाम्पल किसी को जो है कारावास था 7 साल का, ठीक है, अब उसके घर में कोई किसी की डेथ हो गई या वो केवल अर्निंग मेंबर है, तो 7 साल के कारावास में अगर रिस्पाइट दे दी, तो मान लीजिए उस कारावास को उस कारावास में 7 साल में 15 दिन उसको जो है देर से शुरू करा, या फिर बीच में 15 दिन के लिए उसको पेरोल पे छोड़ दिया, तो ये रिस्पाइट हो गई, ये छूट हो गई बीच में। ठीक है, तो ये टेम्परेरी शॉर्ट रेस्ट होता है। बेसिकली रिस्पाइट का मतलब होता है शॉर्ट रेस्ट, मोहलत दे दी जाती है, थोड़ा सा उसको जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, ये ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता है, उस टाइम पीरियड के लिए उसको कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाता है, डिस्कम्फर्ट जो है टेम्पररी रिलीफ कर देते हैं हम डिस्कम्फर्ट को, तो वो जो है रिस्पाइट कहा जाता है। ठीक है, रिस्पाइट समझ आ गया है? रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है हिंदी में मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिल रहा है, रेमिशन का हिंदी का कोई स्टूडेंट बता दे मेरे को मीनिंग, तो मेरे को भी आगे से पता रहेगा। मैम बेसिक इंग्लिश में तो रेमिशन मीन्स क्षमा ही होती है। हाँ नहीं, बेसिक इंग्लिश में तो क्षमा होता है, बट कुछ टेक्निकल टर्म होगा, इसके लिए तो आप लोगों को पता होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो रेमिशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई कैदी 6 साल तक सजा भुगत चुका है, उसकी 7 साल की सजा है, अब ये 6th ईयर पर ये केस आया गवर्नर के सामने, तो गवर्नर अगर रेमिशन देता है तो इसका मतलब ये है कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उनको अंडरगो नहीं करना होगा। मतलब अब ये जो सेंटेंस है ये क्षमा कर दिया गया, अब 1 साल की जगह, मतलब 7 साल की जगह ये सजा 6 साल की हो गई, तो ये रेमिशन हो जाएगा। तो पार्डन मतलब बिल्कुल आपको सेंटेंस नहीं करना है। रिप्राइव मतलब कि सेंटेंस में की जो नेचर था सेंटेंस का, या जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी कम कर दी गई। जैसे कि
कठोर कारावास, कठोर श्रम कारावास की जगह उसको थोड़े लाइट हमने जो है श्रम दे दिया। रिस्पाइट मतलब कुछ दिन के लिए मोहलत दे दी, कुछ उसका अनफोर्सीन सिचुएशन है तो, या कोई ऐसा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर कुछ उसको मोहलत चाहिए तो वो मोहलत दे दी जाती है। रेमिशन मतलब कि सेंटेंस का जो अवधि थी वो घटा दी गई, तो जो पनिशमेंट की जो अवधि थी उसको अगर हम कम कर दिया गया, या जो भी सेंटेंस है वो पूरा उसको आगे कंप्लीट नहीं करना है, वहां से जो है मान लिया जाएगा कि ये 7 साल की जगह, जैसे मैंने आपको बताया 6 साल के सामने आया है तो 6 साल में मान लिया जाएगा कि उसने अपना पूरा सेंटेंस कर लिया है, मतलब पनिशमेंट उसका कंप्लीट हो गया रेमिशन में। इतना समझ आ गया? अब सेंटेंस को हम सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड मतलब आगे आपको प्रोसीड नहीं करना है, मतलब कि ये सेंटेंस कंप्लीट मान लिया गया। फॉर एग्जाम्पल 7 इयर्स का अगर सेंटेंस है और फर्स्ट ईयर में कोई गया और उसको गवर्नर को लगता है कि कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो सेंटेंस है वो सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड किया जा मतलब रोका जा सकता है। सस्पेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं ये अगेन मुझे नहीं पता है, मेरे को थोड़ा सा मैम हिंदी में निलंबन, इश्यू आ रहा है। हाँ, निलंबन, सॉरी, निलंबन, परिहार सस्पेंड या लघुकरण। हाँ, तो ये यूजुअली कब होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी का स्वभाव अच्छा है, या किसी ने कुछ ऐसा, आपने एक एक पर्टिकुलर केस था, आपने मूवी अगर देखी होगी रुस्तम, तो आपने जो है वो केस के बारे में देखा होगा। रुस्तम मूवी में एक नानावटी का केस दिया गया है। वो लास्ट केस था जब इंडिया में ज्यूरी बैठी थी। इंडिया में आपको पता होगा ज्यूरी नहीं बैठती है। तो कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि वो किसी गुस्से में आकर अपराध तो कर देता है, बट उसका जो वो ही कैन बी हेल्प टू द सोसाइटी, मतलब उसके पास हो सकता है कि वो उसको कोई टेक्निकल नॉलेज हो, या हो सकता है कि जैसे कि नानावटी के हम केस की बात करते हैं तो वो क्या थे, वो एक मैरीन इंजीनियर थे। तो काफी उस टाइम इंडिया में मैरीन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट थी, और उन्होंने अपनी जो वाइफ है उनका मर्डर कर दिया था। तो उस वक्त ज्यूरी बैठी थी और ज्यूरी ने नॉट गिल्टी का उनको सेंटेंस दिया था, बट आगे कोर्ट में गए थे तो उनको गिल्टी माना गया था। बट उनकी उनकी जो एक्सपर्टीज थी उसकी नीड थी, तो फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट उसके तहत आया है। तभी से सस्पेंड का भी हमारा जो है सेंटेंस किया गया है। तो सस्पेंड का मतलब होता है अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, कोई व्यक्ति उसके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी है और हम उसको यूज करना चाहते हैं, तो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए उसका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, सस्पेंशन के अंदर होगा, निलंबित कर दिया जाएगा, और वो व्यक्ति उस कार्य को या अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो दे सकता है। तो इस सस्पेंशन का मतलब हुआ कि निलंबित कर देना, मतलब जो भी उनका सेंटेंस था 7 साल या 5 साल, इस सेंटेंस को हमने निलंबित कर दिया। फिर नेक्स्ट आपका इश्यू आता है रेमिट। ठीक है, तो रेमिट में हमने बता ही दिया था आपको। रेमिशन किसी का भी जो जब हम बात करते हैं रेमिट करने की सेंटेंस को, तो अगेन यहाँ पे आपने अभी आपको रेमिशन का मीनिंग बताया था। 6 साल का अगर 7 साल का सेंटेंस अगर कम कर दिया गया, अवधि अगर घटा दी गई है, तो वही चीज हमारी रेमिट कही जाएगी। कम्यूट का मतलब होता है नेचर ऑफ सेंटेंस चेंज कर देना। ठीक है, नेचर ऑफ सेंटेंस चेंज कर देना। तो सेंटेंस मतलब जो दंड होता है वो कई तरह का होता है। एक होता है सिंपल कारावास, एक होता है कठोर कारावास, एक ठीक है। तो अगर कठोर कारावास को सिंपल कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसी को कम्यूटेशन कहा जाएगा। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया ये? तो गवर्नर के पास पावर है कि वो पनिशमेंट को पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट कर सकती है, सेंटेंस को सस्पेंड और रेमिट कर सकते हैं। तो पनिशमेंट को भी रेमिट किया जा सकता है और सेंटेंस को भी रेमिट किया जा सकता है। सेंटेंस मतलब अवधि, पनिशमेंट मतलब एक पर्टिकुलर इम्प्रिजनमेंट है या किसी और तरह का, कभी कभी फाइन होता है तो फाइन कम कर देना तो ये रेमिशन कहलाएगा। ठीक है, ईयर कम कर देना तो ये सेंटेंस को रेमिट करना कहलाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस पनिशमेंट और सेंटेंस के रेमिशन का डिफरेंस आ गया समझ में?
तो गवर्नर जो है कोई भी ऑफेंस अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के बियॉन्ड के खिलाफ किया गया है, या फिर गवर्नर किसी भी व्यक्ति के पनिशमेंट को या सेंटेंस को पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट कर सकते हैं, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट कर सकते हैं फॉर एनी ऑफेंस, फॉर कोई भी ऐसा कार्य जो उन्होंने किसी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के खिलाफ किया। मींस स्टेट का जो भी आपको पता होगा स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स होती हैं, तो स्टेट का अगर लॉ तोड़ी है और उस लॉ तोड़ने के बदले उनको पनिशमेंट या सेंटेंस मिला है, तो उसको जो है गवर्नर पार्डन कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पाइट दे सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं और उनके सेंटेंस को सस्पेंड और रेमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आज हम देखेंगे। अब मैं कुछ MCQs क्वेश्चंस आपको बोलती हूँ, आप मुझे आंसर बताएंगे। जितना भी हमने आज पढ़ा उसके बेसिस पर कुछ MCQs हैं। तो पहला क्वेश्चन, द हेड ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में है? 155। आर्टिकल भी साथ में बता दीजिए मुझे, आर्टिकल कौन सा है? 155। So under Article 155, Governor is appointed by President of India. Governor holds an office for the term of 5 year, 4 year, 6 year, 7 year, all of the above, none of, means E वाला जो ऑप्शन होता है। None of yours. According to Article 156, Sir of President. holds pleasure of the President. Pleasure of the President। तो यहाँ पे E ऑप्शन आ जाएगा। अगर E ऑप्शन दिया हुआ है तो E ऑप्शन आ जाएगा जिसमें none और more than one of the above होता है। ठीक है, अगर आपका ये नहीं दे रखा, सिर्फ ईयर दे रखा है, तो हम 5 पे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ईयर दे रखा है तो हम 5 पे जाएंगे। अच्छा, बिहार से रिलेटेड है, बिहार का कुछ लोग जानते होंगे, बिहार से रिलेटेड है, ये आपके लिए, जो लोग नहीं जानते उनके लिए फैक्ट हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? इसमें मैं ऑप्शन दे रही हूँ, जेम्स शिफ्टन, मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड। ये लिख लीजिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। और इंडिपेंडेंट बिहार नहीं बोला हमने, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, इसका आंसर है मॉरिस गार्नियर हैलेट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मॉरिस सर हैं ये, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। He was the first governor of बिहार। ठीक है, मॉरिस गार्नियर एलेक्स है ना? हैलेट देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है HALLET, हैलेट, HALLET। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार वाज मॉरिस गार्नियर हैलेट। ठीक है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू गवर्नर? गवर्नर को कौन ओथ ग्रहण कराता है, शपथ कौन? Justice of High Court. जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। और अगर चीफ जस्टिस नहीं होगा तो कौन कराएगा? सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ, सीनियर मोस्ट जज। तो यहाँ पे बस एक वर्ड ऑफ कॉशन, अगर दोनों दे रखे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सीनियर जज इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस, तो आप कौन सा मार्क करेंगे, ए या बी? चीफ जस्टिस। बेटा आपको अभी मैंने बताया, ये ऑप्शन में क्या बोला मैंने, सीनियर मोस्ट जज इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये ऑप्शन सही हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस दे रखा है कि अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज देगा। ठीक है, अदरवाइज कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो एक बार ऑप्शंस देख लिया कीजिए कि क्या ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। जज आपको जो है ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अगर वो एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज इन हाई कोर्ट इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस। ठीक है मैम, बट अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑप्शन रहेगा और ये वाला भी ऑप्शन रहेगा कि सीनियर मोस्ट जज इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो दोनों में से फिर ऑप्शन तो वही वाला सही होना चाहिए ना? देखिए दोनों आपके ऑप्शन, बिहार में एक ई का चक्कर रहता है, ई में बोलते हैं नन और मोर देन वन ऑफ अबव। ठीक है, तो ये इसमें जाएगा ई में।
अच्छा मैम समझ आया अब। ठीक है, मैम इसीलिए आपको मैं ई की प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि यही एक ई है जो कि आपका इट विल मेक यू और ब्रेक यू। बहुत ध्यान से ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट, आप सीधे मारेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बट दूसरा ऑप्शन भी तो सही है ना। जी हिमांशु। मैम ऑप्शन ए होना चाहिए ना, चीफ जस्टिस, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस अगर एब्सेंट होंगे तभी इस ऑप्शन बी होगा ना। अगर मान के चलिए अगर चीफ जस्टिस अगर एब्सेंट है तभी ये ऑप्शन हो, अगर हाँ। एब्सेंट नहीं है तो ऑलरेडी तो ये चीफ जस्टिस होगा। तो जब आपको ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं और आपको एक ऑप्शन दे रखा है मोर देन वन ऑफ द अबव, तो क्या ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है आपके? तो दोनों दो ऑप्शन सही हो गए ना आपके। जी मैम। इसीलिए आपको मैंने ई का बोला कि अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आपका ई होगा, अदरवाइज आपका क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर सीनियर मोस्ट जज नहीं दे रखा और आगे ये नहीं लिखा है इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस, सिर्फ सीनियर मोस्ट जज दे रखा है तो गलत हो जाएगा। बट अगर सीनियर मोस्ट जज इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दे रखा है तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो गए। हिमांशु बात समझ आ गई? यस मैम। ओके, नेक्स्ट। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, तो ये है बिफोर इंडिपेंडेंस। और आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन है? आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जयराम दौलतराम। हाँ, जयराम दास दौलतराम। दौलतराम। तो जिसको नहीं पता है, जो पहली बार बिहार का पढ़ रहे हैं, बिहार के बारे में जिसको जानकारी कम है वो प्लीज लिख लें। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते हैं। जयराम दास दौलतराम। ठीक है, तो इतना आज के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है ये बहुत टेक्निकल एरिया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरफ से नहीं है। जो भी आपके डाइसी क्वेश्चंस हैं वो मैंने डील कर लिए हैं। अब आपकी कोई डाउट्स हैं तो मैं डाउट ले लेती हूँ, फिर मैम आपकी इकोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगी। मैम लिंक तो सेम ही रहने देना, लिंक तो नए की जरूरत नहीं है। नेहा मैम आप इसी में पढ़ा लेंगी। नेहा मैम किसी का कोई डाउट है? नेहा मैम शायद अभी थोड़ा सा बिजी हैं, हम आप लोग बता दीजिए किसी का कोई डाउट है तो ले लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मैं बिगिन कर दूंगी एनवायरनमेंट का, फिर मैम आकर के आपका कंटिन्यू कर देंगी। मैम जस्ट वन थिंग, एज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग क्या डिफरेंस होते हैं स्टेट के गवर्नर में और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर में? स्टेट के गवर्नर में और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर में सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि स्टेट का जो गवर्नर है ही इज द एग्जीक्यूट, ही उनको क्या देखना, उनके अंडर में कौन काम कर रहा है, मींस ही विल बी वर्किंग एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेंगे, राइट। बट जो जो यूटी के जो गवर्नर्स होते हैं उनको हम गवर्नर भी नहीं बोलते, उनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट जनरल, एलजी। तो क्योंकि दे आर नॉट बाउंड बाय द एडवाइस एक्सेप्ट वन और टू स्टेट जहाँ पे आपकी चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी जगह चीफ मिनिस्टर्स नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, तो दे वर्क डायरेक्टली अंडर द एडवाइस ऑफ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, दे आर नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज सच। दूसरी चीज क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल जो होंगे, जो अब हम यूटी की बात करते हैं, तो यूटी इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट जो है सुपरविजन कंट्रोल होता है। ठीक है, स्टेट्स के ऊपर स्टेट का अपना स्फीयर है, इंडिया इज अ फेडरल पॉलिटी, स्टेट का अपना स्फीयर है, तो स्टेट्स पर जो है इनका कंट्रोल नहीं होता है। किसी ने हैंड रेस कर रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा किसने कर रखा है, आई विल कम बैक टू इट। तो स्टेट
इज अ स्टेट गवर्नमेंट की एक अपनी फेडरल पॉलिटी है. स्टेट डज नॉट वर्क अंडर द स्टेट हैज इट्स ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जहां पर वो लॉज बनाते हैं. उन लॉज पे जो साइन होगा वो गवर्नर का होगा. बट जब हम यूटीज की बात करते हैं, जो यूटीज पे लॉ कौन बनाता है? यूटीज पे लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी जहां पर उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. फिर भी दिल्ली एंड पौंडीचेरी में भी एलजी के पास स्पेशल पावर्स होती हैं जो कि गवर्नर्स के पास नहीं होती हैं. ठीक है रोहन? हाँ जी मैम. ओके मैम जी अनुभव. मैम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है क्या कि मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यूटी के होंगे उनके पावर को कर्व करके एलजी को पावर दिया जाए, जैसे कि अभी दिल्ली में किया गया था रिसेंटली और एलजी को फुल पावर दे दिया गया था? देखिए अगर हम थ्योरेटिकल देखें ना, बिकॉज ये चीजें जो है देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट. ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली नहीं लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता. ठीक है, बट देर आर स्पेशल पावर्स. अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड देयर इज ऑलरेडी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट पार्ट. ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है और इस इश्यू के प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज एक बहुत बड़ा डिस्कशन है. अनुभव जो आपने पूछा क्वेश्चन, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिस्कशन है. इसके लिए बहुत सारे पॉइंट इसके फेवर में हैं और इसके अगेंस्ट में है. तो इसका हम जो है एक इंटरेक्टिव सेशन लेंगे जिसमें हम ये पूरा मैं आपको लिखाऊंगी. अगर आप मेंस का देते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोग डिसाइड, अगर आप इन 7 दिन में करवाना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा. तो मैं इसका आपको एक पूरा जो है हम कंपेयर कर लेंगे कि दिल्ली की गवर्नमेंट का जो पावर्स एलजी को दिए गए हैं क्या ये सही है या नहीं. इसमें अपने आप फेवर और अगेंस्ट में है. और अभी सुप्रीम कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट हैज कम इन द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. उन्होंने इसको जो है नल एंड वाइड नहीं किया है, तो एक तरह से माना गया है कि हाँ सुप्रीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया वो सही किया. बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये पावर्स दी जा सकती हैं और ये पावर्स नहीं दी जा सकती हैं. तो एज सच यूटीज आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. But wherever UTs have chief minister, so there the chief minister should be liable to various functions which are assigned to the UT legislature. UT legislature का अपना लॉ मेकिंग पावर होती है, वो अपने कुछ चीज़ों को कर सकते हैं. तो ये हर UT के लिए अलग होता है और ये डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट ने कितनी अपनी पावर डिवॉल्व कर दी. बेसिक पावर पार्लियामेंट के पास है, पर जब चीफ मिनिस्टर बन गया तो पावर पार्लियामेंट ने पावर डिवॉल्व कर दी है. जैसे कि यूटी ऑफ दिल्ली जब फॉर्म हुई थी तो पावर डिवॉल्व की गई थी और उसी में से कुछ पावर वापस ले ली. तो जब एलजी को पावर ट्रांसफर कर दी तो कुछ पावर्स वापस लेकर के एलजी को दे दी गई हैं. तो ये मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपसे 10 रुपए लेकर के किसी और को दे दिए, तो ये हो सकता है कि अनएथिकल हो जाए, बट इलीगल नहीं है. समझ आ रहा है आपको अनुभव? मैम कंपैरेटिव बेसिस पे मेंस पे तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप कंपेयर कीजिए. हाँ, ये मेंस के लिए पर्सपेक्टिव में तो आ सकता है. ये मेंस के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला इसका एक डिस्कशन होगा. अगर आप लोग चाहेंगे तो इन 7 डेज में ले लेंगे, अदरवाइज मेंस की क्लास में तो होगा इसका डिस्कशन. क्योंकि मैम इसको अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके भी इसमें आना पड़ेगा, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूट. देखिए जब पॉलिटी की जो मेंस की क्लास होगी ना, बहुत क्रिटिकल एक क्लास होगी. एक मैं डेमो आपको दे दूंगी मेंस की क्लास के हिसाब से भी, ऑल्दो इट इज अ प्रीलिम्स बूस्टर, बट मेंस के हिसाब से मैं बीच बीच में आपको लिखाती रहूंगी. आज मैंने कम लिखाया है बट मैं नोट्स भी आपको लिखवाऊंगी, डिक्टेट करूंगी. ठीक है मैम? जी अनुराग. मैम आपने कहा कि राज्यपाल के अपॉइंटमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी होती है उसका मतलब इफेक्टिव रोल होता है, तो ऐसे में सरकार पुंजी कमीशन के रिकमेंडेशन को क्यों नहीं लागू करती? देखिए अनुराग, पंछी कमीशन का जो रिकमेंडेशंस थी, और ना केवल पंछी कमीशन के, राजमन्नार कमीशन, इनके भी जो रिकमेंडेशन थे वो बहुत अच्छे थे, जो कि एक रोल को जस्टिफाई कर सकते हैं. बट अगेन मैंने एक बात और भी कही थी जो आपको याद होगी कि गवर्नर की पोस्ट को, क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया
और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, ही शुड बी मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। तो गवर्नर के पद को कॉन्स्टिट्यूशनल पद की तरह ना देख करके पार्टीज जो हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के लिए इट इज ट्रीटेड लाइक अ पार्किंग स्पेस फॉर दोज पॉलिटिशियंस हु हैव बिकम ओल्ड। जो बूढ़े हो गए पॉलिटिशियंस, उनको थोड़ा सा गरिमा देने के लिए ये पद का इस्तेमाल किया जाने लगा है पार्टीज के द्वारा। और जब पार्टीज ऐसा करती हैं, और इसमें सारी पार्टीज गिल्टी हैं, एक पार्टी नहीं, हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, और कोई अगर कोलिशन गवर्नमेंट भी हो तो भी वो ऐसा करती हैं। तो जब तक पार्लियामेंट नहीं चाहेगी तब तक कोई भी कमीशन कुछ भी रिकमेंडेशन दे उसको लागू नहीं करेगी। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देती है तब उसकी पालना हो सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर में ना तो कोई पिटीशन गई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर इसके मैटर में आया है। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बेनिफिशियल होता है अपनी तरह से अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट करना, इसलिए वो नहीं करते हैं। बट आप इस चीज को लिखेंगे नहीं ऐसे, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है। आप सिर्फ कंक्लूजन में इतना लिखेंगे, टू मेक दिस पोस्ट मोर इफेक्टिव द रिकमेंडेशन ऑफ पंची कमीशन शुड बी फॉलोड। ठीक है अनुराग? ओके मैम, थैंक यू जी। और किसी का कोई डाउट? यस मैम। जी दीपक। मैम एक इसमें आर्टिकल है 200 और एक है आर्टिकल 201। थोड़ा सा सिटी आ बहुत रही ज्यादा है, मतलब कंफ्यूजन होता है। हाँ, कौन सा आर्टिकल सॉरी आर्टिकल में हाँ, बना 200 लीजिए। और आर्टिकल 201। जी मैम, तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस समझा दीजिए मैम, थोड़ा बहुत ज़्यादा। ठीक है। सॉरी मैम। Assent to 200 bill और and bill 201। reserved for, हाँ जी, assent to the जी bills is आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 है बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन। तो पहले मैं देर ऐप से आपके आर्टिकल पढ़ देती हूँ, उसके बाद फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो न्यू कमर्स हैं उनको शायद आर्टिकल याद भी नहीं होते कि कौन सा आर्टिकल 200 क्या है और 201 क्या है। 200 आर्टिकल 200 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंट टू बिल्स। आर्टिकल बोलता है कि जब भी कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास कर दिया गया और जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो क्योंकि सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया गया, और जहां पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया, तो बिल को प्रेजेंट किया जाएगा गवर्नर के सामने। और गवर्नर जो है, जब बिल गवर्नर को मिलेगा तो या तो वो अपनी डिक्लेयर कर देंगे कि वो असेंट करते हैं, वो या तो अपने साइन करके दे देंगे कि हाँ ये बिल मैं इस बिल से सहमत हूँ, उन्होंने अपना जो सिग्नेचर कर दिया, इसी को एसेंशन बोला जाता है, असेंट करना बोला जाता है। और ये बिल फिर गजट में, मतलब जब इनके सिग्नेचर हो जाएंगे तो गजट में पब्लिश होगा और तब से ये लॉ कहलाएगी। तो ये एक सिंपल सी चीज इसमें बोली गई है। पहली चीज, अगर वो एग्री करते हैं तो वो साइन करके दे देंगे, मतलब डिक्लेयर कर देंगे कि अपनी असेंट बाय साइनिंग, ठीक है। और दैट ही रिजर्व्स द बिल फॉर कंसिडरेशन, या फिर वो बोल देंगे कि हम साइन नहीं कर रहे, इस बिल को कंसिडर करेगा प्रेसिडेंट, उसके बाद साइन किया जाएगा। Provided that governor may as soon as possible after the presentation of the bill return the bill if it is not a money bill, together with a message requiring that the house or the houses will reconsider the bill with any or any specified provision thereof। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के आपको समझाती हूँ आर्टिकल क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी आप लैंग्वेज से कंफ्यूज हो गए होंगे। आर्टिकल 200 क्या बोलता है, बिल आया गवर्नर के पास, ठीक है। अब अगर एक हाउस है तो लेजिस्लेटिव असेंबली से आ गया, और दोनों हाउस हैं तो दोनों की असेंट के बाद बिल फाइनली गवर्नर के पास आ गया। तो गवर्नर या तो डिक्लेयर करेगा असेंट, या फिर डिक्लेयर कर देगा कि वो रिकंसिडर कराना चाह रहा है, ठीक है। या फिर एक और तीसरा क्या ऑप्शन है, ये जो है, प्रोवाइडेड दैट गवर्नर में एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट ए मनी बिल। और अगर मनी बिल नहीं है, इफ नॉट मनी बिल, तो क्या करेगा, रिटर्न कर सकता है।
एक कि अपने किसी कमेंट के साथ रिटर्न कर सकता है बिल को कि आप इसको रिकंसिडर कीजिए, वो बोल सकता है कि ये प्रोविजन रिकंसिडर कर लीजिए या बिल ऐसा कैसा ही लौटा सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, या वो किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को बोल सकते हैं कि ये प्रोविजन आप एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। तो सीधे सीधे वो असेंट कर सकते हैं या फिर रिकंसिडर नहीं, कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए पहली चीज क्या कर सकते हैं गवर्नर, एसेंट दे सकते हैं। दूसरी चीज रिजर्व कर सकते हैं कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और अगर मनी बिल नहीं है तो एक और चीज कर सकते हैं, वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को। ठीक है, ये आर्टिकल 200 बोलता है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 201, एसेंट ऑफ द बिल भी 4 तरीके का होता है। ये हम बाद में बात करेंगे जब हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं सिंपल आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ। आर्टिकल 201, ये जो बिल जो रिकंसिडरेशन के लिए रखे गए थे प्रेसिडेंट के लिए, ये उसके संबंध में आर्टिकल है। दिस आर्टिकल 201 इज अबाउट दोज बिल्स विच आर केप्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जब रिजर्व कर लिया बिल गवर्नर ने कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा तब, व्हेन बिल इज रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तब कौन डिक्लेयर करेगा? तब देन प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर। प्रेसिडेंट साइन करके दे देगा तो उसने एसेंट कर दिया। या फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, विथहोल्ड कर देंगे, या फिर वो विथहोल्ड कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द मनी बिल इज नॉट ए मनी बिल, प्रेसिडेंट में रीडायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। और अगर मनी बिल नहीं है, इफ नॉट मनी बिल, तो ये में डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न बिल टू हाउस। तो आर्टिकल 200 हर बिल के लिए एप्लीकेबल होगा। गवर्नर एसेंट दे सकता है, रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, if it is a money bill. If it is not a money bill, he can do 3 things. He can assent, he can return also, and he can reserve the bill for consideration of president. ठीक है, जब रिजर्व, आर्टिकल 201 will apply only when बिल इज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जब बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वही चीज जो गवर्नर कर सकता था, या तो वो एसेंट दे देगा या विथहोल्ड कर देगा, या फिर अगर मनी बिल नहीं है तो वो डायरेक्ट कर देगा गवर्नर को कि रिटर्न कर दीजिए बिल को। ठीक है, ठीक है मैम। जी मैम अगर टेक्निकली अगर देखें आर्टिकल 201 जो बात कर रहा है कि अगर रिजर्व कर दिया गया किसी बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बायसनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दिख सकता है, क्योंकि इसके बाद गवर्नर का कोई पावर नहीं बच पाता है किसी भी बिल को लेके। देखिए, गवर्नर की जो पावर, गवर्नर इज ऑलवेज एन एजेंट ऑफ सेंटर। हाँ, गवर्नर इज ऑलरेडी एन एजेंट ऑफ सेंटर। तो गवर्नर की सारी पावर्स ऑलरेडी प्रेसिडेंट से आ रही हैं, सारी पावर ऑलरेडी सेंटर से आ रही हैं। बट हाँ, ये जो आर्टिकल 201 है, इसको आप एविडेंस के रूप में फॉर्म कर सकते हैं कि दिस इज एन एविडेंस दैट सेंटर कैन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ यूनिटरी बायस। दूसरी चीज, this also has some problems in the cooperative federalism. ये cooperative federalism में problem create करता है आर्टिकल 201, क्योंकि सेंटर by the governor, center can always interfere in the legislative power of state, है ना। जब भी गवर्नर ने रिजर्व कर दिया, तुरंत सेंटर, प्रेसिडेंट इज, और गवर्नर इज ऑलवेज वर्किंग अंडर प्रेसिडेंट्स इंस्ट्रक्शंस। अगर मान लीजिए सेंट्रल पार्टी ने या प्रेसिडेंट ने इंस्ट्रक्ट कर लिया कि ये पर्टिकुलर बिल जो है आप रिजर्व कर लीजिए, तो अब सीधे सीधे जो है इंटरफेरेंस किसका हो जाएगा, प्रेसिडेंट का हो जाएगा। तो ये एक आपका एग्जांपल हो गया कि दिस इज अ प्रॉब्लम इन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और
here the central government can interfere in the legislative power or legislative process of state. ठीक है, क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट एक क्वेश्चन था इस संबंध में, शायद 66 में था, जहां पर बोला गया था कि सेंटर यूनिटरी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बायसनेस के बारे में था कि हाँ, हाउ कैन वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, बायस्ड। तो ये उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो है एनवायरनमेंट की होगी। नेहा मैम है यहाँ पे। अब मैं क्लास को बंद कर रही हूँ, अगर आज आप जाके और पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग जो है दोबारा शुरू करेंगे, यही कंटिन्यू करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर होने के बाद ही मैं और पार्ट्स को लूंगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस स्टेट लेजिस्लेचर से आते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी स्टेट लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पक्का क्वेश्चन आपका स्टेट लेजिस्लेचर से आएगा, गवर्नर और इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये थोड़ा एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और आगे कल हम लोग डिस्कशन। मैम आप लक्ष्मीकांत भी रेफर करोगे क्या? लक्ष्मीकांत मेरे पास है, लक्ष्मीकांत भी मैं यूजुअली अपने नोट्स से पढ़ाती हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट है, आज भी मैं बेयर एक्ट से ही ज्यादा पढ़ा रही थी, तो बेयर एक्ट इज द बेस्ट। जहाँ पे नीड होगी हम लक्ष्मीकांत देख लेंगे। मैम हिंदी मीडियम के लिए लक्ष्मीकांत और कोई दूसरी बुक? लक्ष्मीकांत तो है मैम ऑलरेडी। देखिए हिंदी मीडियम के लिए एक बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि मेरे नोट्स भी इंग्लिश मीडियम में हैं। मेरे जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी वो अच्छे हैं काफ़ी, बट थोड़ा उनका हिंदी में मेरे को ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। तो अभी आप देख मैम लीजिए, थोड़ा मैं ट्रांसलेट करके नोट्स। हाँ मैम थोड़ा बोलिए सा दीपक, कीवर्ड भी अगर थोड़ा थोड़ा भी हिंदी में रहेगा ना, बस जो थोड़े थोड़े कीवर्ड होते हैं, इंग्लिश के टर्म थोड़े होते हैं जो समझ में हाँ बिल्कुल तो नहीं वो आते कि क्या कीवर्ड्स क्या मैं है। बीच बीच में लिखवा दूंगी, ठीक है। कीवर्ड्स हाँ मैं तो कल बस से उतना कोशिश तो हो करूंगी जाएगा मैम। इनकॉर्पोरेट करने। हाँ तो मैं कल से कोशिश जी करूंगी कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करने का, ठीक है। आज आप जी लोगों ने बाकी अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता दी है, कल से इसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। जी मैम बाकी मैम रहेगा तो बाकी सेंटेंस वगैरह हम लोग समझ लेंगे। ठीक है दीपक। जी बोलिए रितिका जी। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, रितिका बताइए। मैम आपके जो पॉलिटी के नोट्स हैं आप क्या वो शेयर करेंगी हमारे हाँ मैं साथ? आपको क्लास में लिखवाऊंगी, आप हम्म, लोग नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत हैफजर्ड हैं। अदरवाइज मैं आपको जो है स्कैन करके भी शेयर कर सकती थी। कुछ नोट्स जहाँ पर मैं लिखवा नहीं पा रही हूँ, तो उनका स्कैन करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगी, ओके, ठीक है। मतलब मैम आप डीडी क्लासेस में हमें नोट्स भी लिखवाती जाएंगी? हाँ ओके, दैट्स परफेक्ट। और मैम क्लास की टाइमिंग्स आई मीन यही कैरी ऑन होंगी या फिर इसमें कोई हाँ चेंजेस हाँ, होंगे? नई चेंजेस नहीं होंगे, 7 से 9 टाइमिंग्स रहेंगी। ओके, अगर किसी दिन कोई चेंज है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी ड्यूटी अचानक से लग जाती है, कोई स्पेशल मेरे को कॉल आ जाता है, उस वक्त अगर टाइमिंग चेंज होगा तो आपको उस दिन इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पर कोशिश यही की जाएगी कि आपको टाइमिंग सेम रखी जाए। बट आप लोग को अगर कोई समस्या है इस टाइमिंग में तो आप शेयर कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हम जो है, अगर मेजॉरिटी बोलती है तो शिफ्ट कर पाएंगे। मैम जैसे विल इट बी पॉसिबल अगर क्लासेस 8 बजे से स्टार्ट हो? नेहा मैम पॉसिबल है 8 बजे से, 8 से 9 मैं ले सकती हूँ, 9 से 10 आप ले सकती हैं फिर। हाँ वो अपने अपने हिसाब से हो जाएगा ना, वो तो एक्चुअली दूसरे फैकल्टी भी बताएंगे ना कौन कब लेगा, तो वो आप सुबह सुबह ना एक नोटिफिकेशन जो जाता है कब क्लास टाइमिंग है और कौन सा टॉपिक पढ़ के रखना है शाम के लिए, तो वो आप सुबह में एक बार देख लिया कीजिएगा। ठीक है रितिका, हम लोग इसको चैनल कंसिडर पे कर लेंगे। बाकी लोग के भी ये प्रॉब्लम है, 8 से बेटर रहेगा सबके लिए, हाँ मैम मेरे मेरे लिए भी साथ अच्छा भी, है। क्योंकि हाँ ठीक 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 है, तो 8 बजे से कर लिया ऑफिस भी जाएगा, लेट तक ठीक होता है मैम। हाँ 8 वुड बी फाइन। ठीक ठीक थैंक यू है। मैम। 8 वुड बी फाइन, 8 वुड बी गुड फॉर मी एज वेल। जी पूनम। मैम मेरे लिए 7 ही सही है, 7 बजे सही है। अब ये किसी ना किसी की समस्या रहेगी पूनम, देख लीजिए अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है। फैकल्टी के अकॉर्डिंग वो चेंज भी होगा, कल शायद कोई दूसरी फैकल्टी भी लेंगी, तो हिस्ट्री का शायद क्लास होगा, तो हो सकता है वो किसी और टाइमिंग पे लें। आपको कल थोड़ा सा हम टाइमिंग का बता देंगे, जब रेगुलर जो लोग आगे कंटिन्यू करेंगे उनके लिए टाइमिंग्स जो है उनसे पूछ करके सेट की जाएगी।
रहेगा इवनिंग का ये टाइम, और आप लोग के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल टाइम रहेगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करिए आप लोग। आप बस अपनी समस्या बता दिया कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, तो हम अकॉर्डिंगली जो है वो कर लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, मैं वाइंड अप करती हूँ। नेहा मैम कैन टेक ओवर। मैम आपको नई लिंक बनानी है तो आप नई लिंक बना लीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे पढ़ाना है तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। नहीं, हम लिंक नया बना लेंगे और हम बाकी लोगों से पूछेंगे भी, क्योंकि ना दिमाग तो ऑलरेडी बहुत सैचुरेट हो गया होगा। तो एकदम अभी तुरंत किसी से को क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट करें करना है या आगे 15 मिनट क्लासेस? गैप के बाद? मैम कम से कम 10-15 मिनट का गैप दे दीजिए, थोड़ा हाँ हाँ, रिलैक्स हो जाए। एक्चुअली वही तो, अभी तो दिमाग बहुत ही ज्यादा सैचुरेट कर रहा होगा। ठीक है मैम, देन मैं थोड़ा लिंक हो रहा को, है। ठीक है मैं तो, मीटिंग एंड कर देती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आप लोग वहाँ पे चैनल पे एक्टिव रहिएगा, लिंक वहीं पे हम शेयर कर देंगे। मोस्ट रितिका, प्रोबेबली आई विल बी नेहा टेकिंग मैम, क्लासेस बंद करने ऑन से पहले आप एक बार व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक शेयर कर दीजिए आई हैव रितिका। ऑलरेडी शेयर्ड, ओके मैसेज में तो मैंने शेयर कर दिया है। व्हाट्सएप का लिंक है यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है, और कोर्स का डिटेल सब कुछ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप पे, ज़्यादा जानकारी, क्योंकि नेहा मैम ही कोऑर्डिनेट करेंगी, तो आपको जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है नेहा मैम की ही थ्रू मिलेगी। ये लिंक आप ज्वाइन कर शेयर, ये जो उन्होंने दिया है व्हाट्सएप का, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सबके लिए ये अच्छा रहेगा ये। जो ऑलरेडी किसी ग्रुप में है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उन लोगों को जरूरत नहीं है। रिपीटेडली आप हर ग्रुप में रहिएगा तो झूठ मूठ का परेशान होइएगा नोटिफिकेशन से एल्स। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग 8:45 8:50 तक क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग कुछ ब्रेक ले लीजिएगा। ओके, गुड नाइट एवरीवन। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी क्लासेस। आपके फीडबैक्स को मैं ध्यान में रख के कल थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। सॉरी अगर आपको कोई मेरी तरफ से प्रॉब्लम रहा है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ठीक है, सोनू अभी आ रहे हैं, हमको हम वी आर ऑलरेडी अबाउट टू लीव, तो आप लोग जा सकते हैं आप। एंड थैंक यू सो मच, मैंने भी एंजॉय किया काफ़ी। थैंक यू मैम। Thank you, Okay, ma'am. Thank have you a so good much. day. Yeah, thank you. थैंक यू मैम। Okay, Rohan, take care. Good night, all of you. आप लोग लीव कर सकते हैं सब लोग, अभी अभी क्लास खत्म कर दिया, तो यू पीपल कैन लीव नाउ।